अखिल सर, ये क्या दुबे जी हो गए हैं? चौबे जी छब्बे जी बन रहे थे, दुबे जी होकर लौट गए, ऐसा ध्वनित हो रहा है। अभी कुछ गुंजाइश है कि छब्बे जी बनने जैसा कुछ देखते हैं? अब आपका क्या आकलन है एज ए विश्लेषक? नहीं, देखिए, मैं संजीव जी वास्तविकता में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा ये मानना है कि ये जो हुआ है इससे स्ट्रेटेजिकली किसको फायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। देखिए, पहली तो मैं ये सोचता हूं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी ये सब कर क्यों रही है। अगर मोदी जी इतने आश्वस्त हैं कि उनकी 370 सीटें आ रही हैं और एनडीए गठबंधन की 400 सीटें आ रही हैं, तो ऐसे लोगों को ये प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं अपनी तरफ लेने के लिए। जैसे प्रमोद त्यागी जी को उन्होंने ले लिया, अब प्रमोद त्यागी जी क्या ऐड करेंगे, क्या मैसेज देंगे, क्या फायदा होगा। अब देख, जैसे महाराष्ट्र के अंदर आपने लोगों को ले लिया और जी, उनको राज्यसभा भेज दिया। जो बीजेपी के अंदर 40-40 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपने बिल्कुल। उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया। तो अगर आप इतने आश्वस्त हैं कि आप जीत रहे हैं, तो इस प्रकार की जो गोदी मीडिया है, जो कि आपने कहा कि पूंजीपतियों की जो जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, वो इस चीज को प्रचारित करके आखिर क्या उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते थे। अच्छा, दूसरा, कांग्रेस का तो फायदा हो गया। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ये कहा जाता रहा कि कांग्रेस जो है युवा नेतृत्व को सामने क्यों नहीं करती है। अच्छा, अब जो 3 लोग हैं वहां पर, चाहे कटारे साहब हों या सिंघार हों या जीतू पटवारी हों, तीनों यंग हैं, अलग अलग समुदाय से आते हैं। और सिंगार साहब तो खैर आदिवासी नेता हैं और चुनाव जीते हैं। जीतू पटवारी भी युवा नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं। तो कांग्रेस का तो पर्पस सर्व हो गया ना भाई। कांग्रेस युवा पीढ़ी को नेतृत्व देना चाहती थी, दे दी। अच्छा, अब परेशानी क्या थी? एक तो दिग्विजय सिंह की, ये सोच सकते थे दिग्विजय सिंह कहीं नाराज ना हो जाए, कमलनाथ ना नाराज हो जाए। दिग्विजय सिंह ने अपने चारित्रिक परिचय दे दिया, उन्होंने दिखा दिया कि वो कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं और आखिर तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा बढ़ गई। कमलनाथ ने जो किया, या कमलनाथ को गोदी मीडिया ने किस प्रकार से प्रोत्साहित करके तो एक प्रश्न चिन्ह उठा दिया बिल्कुल। बीजेपी की स्ट्रेटेजी पर, और कांग्रेस को इससे फायदा हो गया। क्योंकि देखिए, ये प्रश्न चिन्ह तो आज की तारीख में देखिए किसी भी प्रबुद्ध आदमी आप बात कीजिए जो राजनीतिक विश्लेषण करता है, वो ये सोचता है कि अगर बीजेपी इतनी इसका मतलब ये है, जो कहा गया कि आंतरिक सर्वे ये कहता है कि बीजेपी 200 सीटें नहीं जीत रही। और जो हम लोग भी आंकलन करते हैं, जो भी विश्लेषण करते हैं, कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार को लेकर एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया है बीजेपी ने और अपनी सीटों को कम कर दिया है। अब आरजेडी के पास तो बहुत अच्छा रास्ता है, जो 17 सीटें देनी थी, कांग्रेस को भी खुश कर सकते हैं, सीपीआई और सीपीआई एमएल और सीपीएम को भी खुश कर सकते हैं, और 4-6 सीटें देकर जो बाकी छोटी छोटी जातीय दल हैं उनको भी अपनी तरफ कर सकते हैं। बिहार में अपनी सीटें कम करा दी। आपने महाराष्ट्र में उसी प्रकार, अब जैसे वहां पे अजीत पवार ने एक नया दांव खेला है, आपको पता ही होगा, मुसलमानों के बारे में जो उन्होंने कहा। अब सवाल यह है, करो तो मुश्किल, ना करो तो मुश्किल। तो अजीत पवार अगर शरद पवार के पास वापस चले गए और आपको सीटें कम करनी है 30, तेलंगाना में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, बाकी जगह आपकी 20-25 सीटें कम हो रही हैं। उड़ीसा में देखिए, जो लेटेस्ट सर्वेज आ रहे हैं उसके अनुसार जो वहां पे बीजेडी और बीजेपी के बीच में संघर्ष था, वो बीजेडी और कांग्रेस की तरफ हो रहा है। आसाम के अंदर भी वही स्थिति हो रही है। तो मुझे इसमें कमलनाथ जी का संदर्भ तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, मुझे नहीं पता क्या मजबूरी थी, क्या खेल था, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी। लेकिन उनको अब आपने इस रास्ते पे लाकर छोड़ दिया है कि कांग्रेस में रहने के अलावा और उनके लिए अपने सारे धन के स्रोत खोलने के अलावा और उसके लिए मेहनत करने के अलावा अपने बेटे को स्थापित करने का कोई तरीका नहीं बचा है। बीजेपी को नुकसान हुआ है, कांग्रेस को फायदा हुआ है। अब आप देखिए पंजाब के अंदर सुनील जाखड़ और अमरिंदर सिंह। भाई, अमरिंदर सिंह तो मुख्यमंत्री थे और सुनील जाखड़ भी चाहते थे मुख्यमंत्री बने। आज के तारीख पंजाब के अंदर किसान जो है दोनों के घरों के सामने धरना दिए बैठे हैं। अब ये कोई भी मूर्ख आदमी सोचेगा, लेकिन चलिए, मैं मूर्ख किसी को क्यों कहूं, बड़े बड़े पुराने राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं जो पंजाब को जानते हैं, वो बीजेपी के साथ जाएं। अकाली दल ने बात समझ ली कि अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो पंजाब में जो पिछली बार 3 सीटें मिली थी वो एक भी सीट नहीं मिलेगी, तो अकाली दल ने साथ छोड़ दिया।
अच्छा, बीएसपी ने देखा अकाली दल के साथ जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा, उन्होंने भी अकाली दल का साथ छोड़ दिया। लेकिन इस चीजों को हम लोग डिस्कस नहीं करते। तो आज के तारीख में पंजाब की 13 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बराबर बटेंगी। 5 सीटें जो पहले बीजेपी को और अकाली दल को मिली थी वो कम होने की संभावना है। दिल्ली के अंदर भी समझौता होने की संभावना पूरी हो गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। 7 सीटें मिली थी उसमें भी 3-4 सीटें कम होने की संभावना है। तो जहां आप 30 सीट्स के थिन मार्जिन पे बैठे हुए हैं, वहां इस प्रकार की मिस कैलकुलेशन कमलनाथ करते हैं समझ में आता है। बीजेपी क्यों मिस कैलकुलेशन कर रही है ये बात मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं। तो मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य में मुझे आज जी नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी की रणनीति क्या है। अपने तपे तपाए नेताओं को नाराज करके कांग्रेस के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाना, उनको राज्यसभा भेजना और अपने लोगों को नाराज करना, ये बात मुझे, जैसे आपने देखा माला पहनाई गई, राजनाथ सिंह ने भी गर्दन घुसाने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने अपने गर्दन विचारों को वापस। अब ये राजपूत आदमी, उत्तर प्रदेश के ठाकुर लोग वैसे ही बड़ा अपना आन बान शान पे बिलीव करते हैं। अब ये ठाकुर साहब का अपमान हो गया। चलिए, वो जो नड्डा साहब है वो तो पंडित है। चेहरे पे नजर आ रहा था उनके, वो अवसाद दिख रहा था जब माला उनको हटाना भी दिख रहा था बहुत साफ साफ। अच्छा, वो नड्डा साहब है, चलिए वो तो बिना हिमाचल मूछ के प्रदेश के ठाकुर हैं वो। ब्राह्मण हैं। बिना मूछ के ठाकुर हैं, कई बार झेल चुके हैं अपमान, उनको आदत है। नहीं नहीं, वो तो चलिए, हम लोग ब्राह्मण लोग तो देखिए मान अपमान क्या झेलेंगे, हम लोग शक्तिहीन लोग हैं। लेकिन राजपूतों पे तो उनकी आन बान शान और मूछों की शान, अब उन्हीं की गर्दन बाहर कर दी गई। तो अपने नेताओं को नाराज कर रहे हो। गडकरी साहब बेचारे, उन्होंने कोशिश नहीं की, वो 2 कदम दूर खड़े हुए थे। तो अब इस प्रकार का अपमान अपने नेताओं का और दूसरे नेताओं को मजबूर करके हवा उड़ा के और दोबारा उनकी पार्टी में भेज देना, मुझे बीजेपी की स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही। अखिल सर देखिए, राहुल गांधी तो सतत प्रयास कर रहे हैं, आपने कहा भी, मतलब वो बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं वो सतत प्रयासों में हैं। लेकिन ये ऐसे लोग, चाहे वो कमलनाथ हो या और भी लोग जो दगाबाज, इनकी पहचान क्यों नहीं हो पाती, वक्त पे क्यों नहीं, इनको रास्ता क्यों दिखाने की हिम्मत नहीं हो पा रही? ऐसे इसे कैसे देखते हैं? होना चाहिए, नहीं लिए जा सकते, कड़े फैसले नहीं हो सकते। जब एक आपका शरीर का अंग कहीं सड़ने लगे तो काट के फेंकने में क्या हर्ज है? अखिल सर देखिए संजीव जी, कहना बहुत आसान है और जो आदमी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष कर रहा है उसकी परिस्थिति को समझना बहुत। हम हिंदुस्तानियों की, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, अगर सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करता था और 150 किलोमीटर पर आवर पर उसकी स्पीड की बॉल आती थी और सन्न से निकलती थी कि सिर फूट जाए, हम लोग जिनको क्रिकेट की एबीसीडी नहीं आती वो बताते थे कि सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं ऐसे बैट चलाना चाहिए था। देखिए, मैनेजमेंट की 3 स्टाइल्स हैं। एक है बी गुड अप्रोच, एक है बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच और एक है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग अप्रोच। ये एडमिनिस्ट्रेशन की 3 स्टाइल्स हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने और बाकी लोगों ने बी गुड अप्रोच अपनाया था। आप अपने मातहत लोगों से बड़े अच्छा व्यवहार करते हैं, पिता तुल्य व्यवहार करते हैं, जो चाहता है उसको दे देते हैं, वो बड़े खुश रहते हैं। इस व्यवस्था के भी कुछ हानि है, कुछ लाभ हैं। अच्छा, बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच में आप ऑटोक्रेटिक लीडर बनते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है जो लीडरशिप आज चल रही है। आज हम उसका गुणगान कर रहे हैं उस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की, क्योंकि आज वो ताकत में है। और देखिए, हिटलर की भी जब ताकत थी, मुसोलिनी की ताकत थी, सब सिर पे उसे सलाम करते थे। और एक समय ऐसा आया, हिटलर का नाम लेने पे दंड मिलता है। देखिए, बहुत मुश्किल परिस्थितियों में कहा गया नेताओं से नहीं मिलते कांग्रेसी नेता। आप ये सोचिए, जब आपको ये महसूस हो गया हो कि अगली तरफ इतना दमनकारी शासन है, शरद पवार भी अपने लोगों को रोक नहीं पाए, उद्धव ठाकरे जिनका बाला साहब ठाकरे की विरासत थी वो रोक नहीं पाए। असली मुद्दा यह है, जब आपको पता है कि आपकी पार्टी के अंदर दगाबाज बैठे हैं, जनता से सीधे संपर्क करने के अलावा राहुल गांधी के पास क्या विकल्प है और क्या विकल्प था? मैं अखिल सर, मैं राहुल जी तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं ऐसे लोग जो अपने ही पाले में गोल मारने पर आमादा हो या पास अपने विरोधी टीमों को पास दे रहे हो उस बॉल का, हॉकी की बात करें, क्रिकेट में हम कहें कि आप जब उस पे खड़े हैं बाउंड्री पर, गेंद छोड़ दें, चौका पड़वा दें, आप कैच छोड़ दें, ऐसे हालतों में क्या करे वो जो कैप्टन है? उसको कैप्टन की बात है, उसको नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को टीम से बाहर करिए। देखिए संजीव जी, किसके बारे में देखिए, जो आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, ये बीजेपी में थे या आरएसएस में थे, ये जेल गए थे और आज कांग्रेस के बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं। देखिए,
आदमी की पहचान दुनिया में सबसे मुश्किल अगर कोई चीज है तो आदमी को पहचानना। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ह्यूमन रिलेशंस में, फैक्ट्री से एसेट्स बाहर नहीं जाते, मशीन और दीवारें बाहर नहीं जाती, आदमी बाहर जाता है। और आपको ये भरोसा नहीं होता ये आदमी कल लौट के आएगा कि नहीं आएगा। जो आदमी का दिमाग है इसको पढ़ना सबसे मुश्किल साइंस है। और राहुल गांधी ने इस बात को समझा कि इन पे किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, आरपीएन सिंह, भाई ये सारे लोग 40-40, 50-50 साल से, मतलब आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि यह आदमी छोड़ सकता है, वो छोड़ देता है। और एक छोटी सी देवड़ा साहब, तो मुश्किल क्या है ऐसे समय में, केवल एक विकल्प आपके पास है और जिस विकल्प का फायदा उठ रहा है, ऐसा नहीं उसका फायदा नहीं मिला। आप लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करते हैं, आप तेलंगाना, कर्नाटका की बात नहीं करते, हिमाचल की बात नहीं करते। देखिए वास्तविकता यह है आज जनता दो भागों में विभाजित हो गई है। एक जो ऑटोक्रेसी को पसंद करता है, जिसे खून का खुशबू और स्वाद अच्छा लगने लगा है, जो मारने को कि उसका बुलडोजर से तोड़ दिया, उसकी टांग तोड़ दी, उसका सिर फोड़ दिया, उसको आनंद आता है। और दूसरा एक वर्ग है कहता है नहीं ये मेरे देश के लिए अच्छा नहीं, और मेरे को ये नहीं चाहिए, अशांति नहीं चाहिए, मुझे गुंडागर्दी नहीं चाहिए, मुझे कोई पुराना भारत प्यार मोहब्बत वाला भारत चाहिए। ऐसे समय में जब कोई भी आपकी पीठ में छुरा भोंकने के लिए तैयार हो, जनता से सीधा संपर्क करना और ऐसे बेगैरत लोगों के संपर्क में रहना और उनसे मुलाकात करना। अब कहिए हेमंत विश्व शर्मा को बिस्किट नहीं खिलाया, कुत्ते को खिला दिया, तो क्या गलत किया राहुल गांधी ने? भाई देखिए असली मुद्दा यह है, जब आदमी का बुरा समय आता है ना, सब उसकी आलोचना करने लगते हैं, और जब उसका अच्छा समय आता है उसकी सब वो करने। आपने सुना ही होगा अर्जुन के बारे में, जब वो लेके चले थे, कृष्ण ने कहा कि गोपियों को लेके जाओ और द्वारिका से ले जाओ और वृंदावन ले जाओ, रास्ते में भिलनियों ने राजस्थान की लूट लिया, अर्जुन वही गांडीव बाण था। अरे देखिए समय हो तो बलवान, ये समय है और ये समय चक्र बदलेगा। समय चक्र 2004 में भी बदला था, 1977 में बदला था, 1980 में भी बदला था। और जिस प्रकार का ये किसानों का आंदोलन हो रहा है, ईवीएम का आंदोलन हो रहा है, 22 तारीख को ईवीएम के बारे में जिस प्रकार लाखों का जमघट लगने वाला है, ये एक्सपोज कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच में होते हैं, आप एक डिसेंट को स्वीकार नहीं कर पाते। आज आपने हरियाणा पुलिस ने पंजाब की सीमाओं के अंदर घुस के वहां पे, और आप पंजाब के अंदर कहीं भी बीजेपी की जमानत जब बच जाए तो मेरे नाम ले लीजिएगा। आसाम के अंदर, उड़ीसा के अंदर उल्टी बयार चल रही है, लेकिन अभी नजर नहीं आएगी, लेकिन चुनाव के बाद नजर आएगी। अगर बीजेपी परेशान न होती, अगर वो बदहवास न होती, तो इस प्रकार पार्टियों को न तोड़ती। और इस बात का कोई विश्वास आप मत कीजिए, जब चुनाव घोषित हो जाएंगे इसमें 50% नेता और बीजेपी के 50% नेता इंडिया अलायंस में आ जाएंगे। इसलिए लेट अस कीप अवर फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किसी को न किया जाए, समय परिवर्तन ले रहा है और इसी प्रकार का परिवर्तन 1977 में किसी ने कल्पना नहीं की थी क्या होगा, 80 में भी कल्पना नहीं की थी। तो अभी अपने घोड़े जो है उनको बांध में रखिए, अस्तबल में रखिए, बहुत पानी बहेगा और समय बदलेगा। जब बदलेगा तो यहीं भी हमको आके फिर डिबेट करनी पड़ेगी।